आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्ते। श्रद्धेय बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के सत्र को प्रारंभ करती हूँ। मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा में जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम दिनांक 3 जून से 8 जून 2024 इस कार्यकाल में संपन्न हुआ, इसमें सहभागी बहनों की प्रस्तुतियां हम सुन रहे हैं। तो आज की प्रस्तुति देने के लिए मैं सुमन दीदी रावत को आमंत्रित करती हूँ। सुमन दीदी। जी, सभी को नमस्ते। जी सुमन दीदी, आपका आज के सत्र में स्वागत है। धन्यवाद दीदी। तो मैं गुरु प्रार्थना से शुरू कर रही हूँ। गुरुर्देवा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, साक्षात गुरु परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस श्लोक के साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति को शुरू करती हूँ। सभी को नमस्ते, बाबा जी को शत शत नमन, योगेश भैया को कृतज्ञता। तो मैं जहाँ तक अपने जो मेरी अनुभूतियां हैं उनको आपके साथ साझा कर रही हूँ कि मैंने क्या किस तरह से देखा। तो मैं यहाँ पर कृतज्ञता मूल्य को देख पाई कि जो भी हमारे साथी थे परडा में रहने वाले या जो देश भर से हमारी टीचर ट्रेनिंग के लिए आई हुई बहनें थी, उन सब के लिए मेरे मन में कृतज्ञता का भाव है, क्योंकि मैंने देखा कि वो उस कृतज्ञता के आधार मूल्य यानी कि सौम्यता के साथ मुझे वो दिखाई देती थी। और हम सभी ट्रेनिंग के लिए जब तैयार हो गए थे, तो उस दिन का जो सिनेरियो था, उस दिन बहुत बारिश थी और गर्मी भी थी, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि एक तो हम लोगों को इसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा भी थी, दूसरा ये एक अच्छा काम है, इसकी भी हमारे मन में स्वीकृति थी, क्योंकि इसको योगेश भैया ने हमारे लिए डिजाइन किया था। तो इससे तो मुझे लगा कि ये जो मौसम है या कुछ भी है, ऋतु है, जो भी है, या बिजली का जाना है, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो हम सीख रहे थे वो हमारे लिए कितना आगे आने वाले भविष्य में हमारे लिए अच्छा होगा, हम बच्चों के साथ काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कोई भी बहन हमें अपरिचित नहीं लगी। जब शुरू में हम फैमिलियर नहीं थे पहले से एक दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का नाम हमने सुना हुआ था, कुछ बहनों का तो सुना ही हुआ था। और दूसरी बात ये हुई कि जब सभी में देखा तो अपनत्व का भाव मिला। तो जैसे काका जी से मिली मैं पहले, काकी जी से मिली, वहां पर भी अपनत्व का भाव था। जब हम अपनी मेंटर से मिले जो रीडिंग ट्री से आई हुई थी, तो उनके व्यवहार में भी स्वयं स्फूर्त प्रसन्नता हम देख पा रहे थे। और उन्होंने बहुत सहायता की। कई हम जगह पे हम अटकते थे या कुछ हमको समझ में नहीं आता था, तो वो हमें सहायता प्रदान करती थी। तो ये देखते हैं कि ये ट्रेनिंग से संबंधित सबसे पहले तो मेरे को ये लगा कि जब हम लोग वहाँ ट्रेनिंग करने नहीं गए थे और हमारी चर्चा आपस में चलती थी, तो कई बार ये लगता था कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, जैसे सुई कौन से नंबर की हो या सलाइयाँ किस नंबर की हो। या ये भी होता था, जैसे दिल्ली जैसे शहर में हम मेट्रो में नहीं जा सकते थे कैंची वगैरह लेकर, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो उन लोगों ने हमारे लिए लगभग
एक पूरी किट बना दी, जिससे हम उन सभी संबंधित कार्यों को कर पाए, जितनी उनकी एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड थी वो सभी काम हम कर पाए। तो एक उनके लिए भी कृतज्ञता का भाव लग जाता है कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी तैयारी करी, हमारे लिए ऊन लेके आए और सलाइयां लेके आए, पूरी जो भी वस्तुएं थी वो उन्होंने अपने आप से अरेंज की थी। तो इसके लिए उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव मैं महसूस करती हूँ। रीडिंग ट्री की उन्होंने अपनी अपनी तरफ से बहुत अच्छी तैयारियां की हुई थी, जिसकी हमें आवश्यकता थी वो सब वस्तुएं हमारे लिए अवेलेबल की। और जैसे हम अगर कहें कि उस समय भी हमको कभी कहीं रुकावट आती थी तो वो हमें बार बार समझाती थी, और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके लिए वो हमसे ये कहेंगे कि कोई हमें रुकावट आ जाए या कोई समझ नहीं आ रही हो चीजें उन्होंने हमें ना समझाया हो, ऐसा नहीं था। तो दूसरा इस तरह से मैं यहाँ पे कृतज्ञता मूल्य देख पाई। दूसरे में अगर मैं दूसरी स्थिति में कहूँ कि सरलता तनाव रहित ग्रंथि, जैसे हम गौरव की शिष्ट मूल्य के रूप में पहचानते हैं, तो यहाँ पर शिष्ट मूल्य भी मैंने देखा। यहाँ पर अपने सभी जो जीवन विद्या के जो रूप में मध्यस्थ दर्शन बाबा जी ने हमें दिया था, वो एक अनमोल उपहार तो हमारे लिए है ही, मानव जाति के लिए भी, जो मानव को एक शिक्षा का एक ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा मानव की सभी मानव सहअस्तित्व पूर्वक संबंधों में सुख समृद्धि संतोष आनंद पूर्वक जी पाएंगे। ऐसा कंटेंट बाबा जी ने दिया है। लेकिन हमारे पास एक चीज नहीं, कंटेंट को विद्यार्थी तक कैसे पहुंचाना है, ये हमारे पास अभी सही नहीं था। अभी तो जो हम देख पाते हैं कि उसमें रटंती विद्या ज्यादा है। बच्चे ने जो कुछ लिया उसको उगल दिया, समझ में क्या आया, उसके अनुभव में क्या रहा, यहाँ पर इसका कोई भी देखने को नहीं मिलता, कुछ देखने को ऐसा मिलता नहीं है। तो अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा अंक लाने पे जोर है अभी तो, लेकिन जो हमने रीडिंग ट्री में हमने जो अपनी स्ट्रेटेजी देखी जो शिक्षा देने की, वो कुछ अलग ही थी। तो ये रटने वाली विद्या नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंशियल अनुभव था हमारा, कि जो अनुभव दे रहा था हमें। तो हम अनुभव के साथ तो हमेशा रहता है, अनुभव हमारा बना ही रहता है हमारे साथ। लेकिन अगर हम कोई चीज रटते हैं वो हमारे साथ हमेशा नहीं बनी रहती। तो ये मैं कहूंगी कि इस तरह हम एक साथ जैसे रहे और सब एक साथ मिलकर हमने अनुभव किया। तो वो अनुभव, जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अक्सर चीजें भूल जाती हूँ, लेकिन इस कंटेंट में, इस ट्रेनिंग से मेरे को ऐसे लगा कि जो मैं अनुभव कर पाई वो मेरे साथ ही है। तो उसका परिणाम भी मुझे लगता है कि सुखद ही होगा, क्योंकि अगर हम ये शिक्षा बच्चों को देते हैं, इसी स्वरूप में देते हैं कि कंटेंट मध्यस्थ दर्शन का हो, और जो ट्रेनिंग है या जो तकनीकी है वो रीडिंग ट्री की हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा आनंदमय भी रहेगी। और ये भी कह सकते हो कि इसका जो असर होगा या जो इसका परिणाम होगा वो बहुत ही उत्साहवर्धक होगा। तो इससे मेरे को लगता है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो स्वयं में विश्वास, क्योंकि अनुभव रहेगा उसको अपनी, तो वो स्वयं में विश्वास कर पाएगी, श्रेष्ठता का सम्मान कर पाएगी, प्रतिभा और विकास में संतुलन रख पाएगी, व्यवहार में सामाजिक हो पाएगी और व्यवसाय में स्वावलंबी हो पाएगी। अगर ये सब चीजें हो गई तो इसमें शिक्षा संस्कार में भागीदारी भी बच्चे कर पाएंगे। जो आगे बढ़ के आएंगे फिर ये बच्चे भी जब बड़े हो जाएंगे तो ये भी शिक्षा संस्कार में भी भागीदारी कर पाएंगे। सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा में भी इनकी जो भागीदारी है वो होगी। उत्पादन कार्य में भी भागीदारी कर पाएंगे, क्योंकि उत्पादन भी एक ऐसी ही चीज है जिसमें हम बार बार अनुभव करते रहते हैं और उसके बाद हम उसमें कार्य करते रहते हैं। तो विनिमय कोष में भी भागीदारी कर पाएंगे बच्चे और जो फिर आगे जाके अगली पीढ़ी के जो युवा होंगे वो भी, और स्वास्थ्य संयम में भी भागीदारी कर पाएंगे। तो ये भी मैं देख पाई कि अगर इस तरह से हम ठीक से ट्रेनिंग लेते हैं और एक बढ़िया कंटेंट हमारे साथ है तो हम सफल हो सकते हैं। तीसरी बात थी कि स्वयं को उपयोगी और पूरक होने के अर्थ में, जो परडा में रह रहे भाई बहन थे, जो 6 परिवार रह रहे थे, उनके बीच में मुझे उपयोगिता होने की चाहत और चाहना और सक्रियता दोनों दिखाई दी। तो उनके प्रति मैं श्रद्धा भाव मेरे मन में आया, पूज्यता का भाव उनके मन में मेरे मन में आया। तो
तो पटना में रहने वाले जो ये भाई बहन थे, इनमें मैं कहूँ कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग, बच्चे और प्रौढ़ सभी को मैं देख पाई कि उनका व्यवहार, जिसमें योगेश भैया स्वयं और आकांक्षा दीदी, काका जी, जयश्री दीदी, जया दीदी जिनको कहते हैं, और विद्या दीदी, सभी का व्यवहार, वैशाली दीदी, मंजूषा दीदी, सबका व्यवहार इतना अच्छा था कि हम सोचते थे कि कितने सौम्य हैं और कितने शांत हैं, अंदर से शांत है। क्योंकि बड़े शहरों में रहने वाले लोगों में ये शांति मिलती नहीं है, तो हम लोगों को शांति तो बहुत ज्यादा अपील भी करती है। तो उनके प्रति अनायास या खुद ब खुद अपना आप श्रद्धा का भाव उनके मन में उत्पन्न हो जाता था। बच्चों के श्रेष्ठ आचरण ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया कि वहाँ के बच्चे और दूसरे बच्चों में आप अंतर एकदम आसानी से देख पाते हैं। वहाँ के बच्चे बहुत शांत हैं और अपनी चीजें अपने आप करते हैं। मैं देखती थी कि सुबह जब उठती थी तो बच्चे वहाँ पे उठ के फिर अपने आप से एक्सरसाइज करते थे। तो ये सब चीजें मैंने देखा, तो मुझे लगा कि भाई बच्चों में तो बचपन से ही वो बीज पड़ गया है, तो इसलिए वो इतने शांत हैं। जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे, जो रूटीन कार्य होते थे, उनमें उनके दौरान भी हम देखते थे कि बच्चे, जैसे कमल बेटा जी के साथ छोटे बच्चे जो है वो ट्रेनिंग गेम्स खेलते थे या एक्टिविटीज करते थे। वो कमल बेटा जी ने एक अपने हाथ में एक वो भागडोर ले रखी थी, इसके लिए कि बच्चे इधर उधर ना घूमे ज्यादा, और इससे उनकी माताएं भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर सकती थी, क्योंकि अगर बच्चे बीच बीच में बहुत ज्यादा आते तो फिर वो मुश्किल हो जाता था। तो ये कमल बेटा जी के जो सानिध्य में है छोटे बच्चे, उन्होंने भी इस तरह से बहुत सारी सहयोग किया हमारे ट्रेनिंग में। इसके अलावा मैं और भी देख पाई कि कई ऐसी बहनें थी जिनके बच्चे या बहुएं वहां पर ट्रेनिंग के लिए आए थे। उन्होंने भी अपने अपने बच्चों को, और जो बच्चों के बच्चे थे यानी अपनी नाती या पोतों को अपने अच्छे तरह से देख पा रही थी, ताकि उनकी बेटियां अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर पाए। तो एक ये बात भी मेरे मन को छू गई। तो यहाँ पर मैं देख पाई कि इनके प्रति भी मेरे मन में श्रद्धा का भाव ही आया। इसके बाद प्रेम का शिष्ट मूल्य, अनन्यता को भी मैं यहाँ देख पाई कि यहाँ पर जब मैं रह रही थी तो अपने अपने बारे में कहूँ तो जैसे मुझे वहां पे कोई भी अन्य नहीं लग रहा था। मुझे सब एक दूसरे के साथ ऐसे लगता था हम लोग काम कर रहे हैं। जब भी ट्रेनिंग सेशन में जाते तो वहां पर सब एक दूसरे को सहयोग करते ही थे। और ये भी देखेंगे कि हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं था कि आप कोई एक काम कर रहा है तो मिलजुल के काम कर रहे थे, जैसे किचन में भी है तो मिलजुल के काम कर रहे थे, और अगर कहीं और भी हमें कुछ कार्य करना है तो वो भी कर रहे थे। बच्चों के साथ भी खेल रहे थे, मतलब बच्चों के साथ भी हमारा बहुत अच्छे से बातचीत हो पाती थी। तो ये है कि ये भी देख पाते थे कि मेरी चाहना भी यही है जो सामने वाले की चाहना है। तो हमारी चाहना एक है, तो हम अलग नहीं हुआ है, हम एक ही हैं, क्योंकि चाहना में तो हम एक ही हैं, हम सभी सुखी रहना चाहते हैं। तो इस बूते पे कहें तो हम सभी भाई बहन एक ही कहेंगे कि एक ही पलड़े में है। और जो हमारे लिए एक्टिविटी रीडिंग ट्री ने तैयार की थी, तो एक दिन हम बहुत थक गए थे। तो उसमें उन्होंने उस एक्टिविटी में उस दिन उन्होंने एक एक्टिविटी ऐसी भी की कि जिससे हम एक दूसरे को आराम दे पाए। तो वो मालिश करने की एक्टिविटी थी, तलवों पर मालिश करने की एक्टिविटी थी। लेकिन उसमें हम लोग ऐसे नहीं थे कि हम जिसको जानते थे उसके लिए, उन्होंने अलग अलग से काउंट करके, नंबर काउंट करके वो ग्रुप बनाते थे, ताकि हर बार अलग साथी हमको मिले। तो इससे हम ज्यादा लोगों को जान पाते थे और पहचान पाते थे। तो इस एक्टिविटी से भी मुझे लगा कि हम जो पहले हमारे लिए अन्य थे वो अब अपने बन गए हैं। तो इसलिए ये एक्टिविटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसमें मुझे प्रेम भाव नजर आया कि यहाँ पे हमारा प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति बढ़ता दिखा मुझे। तो जो सपना जी थी, सपना जी हमारी जो टीचर थी, सपना टीचर जिनको हम कहते थे, तो वो हमेशा हमारा ध्यान देती थी। मतलब कहीं पे अगर हम में से कोई बातें भी कर रहा होता तो वो डांट भी देती थी, इसलिए कि भाई सब लोग एक बात सुन ले तो ज्यादा ठीक रहेगा और एक बार में बात आप तक पहुंच जाएगी। मैं विद्या ताई के घर पे रही,
और भाभी के अगर मैं कहूँ कि उनके घर में मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं अलग हूँ, मैं कहीं दूर से आई हूँ, मुझे वो अपनापन वहां पर फील होता रहा। और भाभी तो बहुत मुझे पूछती भी थी कि भाई आप दूध पी लो या इस तरह से बात, तो पर हाँ, हालांकि मैं उस दूध पीती ही नहीं हूँ शुरू से ही, पर भाभी ने मेरा ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखा, भैया ने भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा मेरा। और इसके अलावा मेरे साथ जो बहनें थी, और मैं कहूँगी ज्यादा, सबसे ज्यादा की सुमन बाला बहन का तो मेरे साथ अ, बहुत पहले से ही नाता है, लेकिन उनकी दया कृपा करुणा हमेशा से मेरे साथ रही है। मेरी यात्रा उनके साथ हो नहीं पाई शुरू में, लेकिन जब हम गए तो साथ साथ गए और उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। मेरी तबीयत बाद में भी थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, तो उनके प्रति मैं आभारी हूँ। इसके बाद मेरे को सौजन्यता रूप में ये देखा कि जो विश्वास हम देखते थे वहां, इस बिंदु पे मैं थोड़ा सा वो नहीं कहूंगी, जो जो मुझे लगा वही कहूंगी। तो रीडिंग ट्री के मेंटर्स ने हमारे लिए जो गतिविधियां चुनी थी, उनमें से एक गतिविधि बीन बैग बनाने की भी थी, कि हमें चने के दाने से एक छोटा सा पैकेट बैग बनाना था, जो वो कपड़े से बना हुआ था, और उसमें हमें ये जो चने के दाने थे वो डालने थे। उससे हमें एक गेम खेलना था। तो इस गेम में ये था कि हमको 3-3 के ग्रुप बनाए गए थे। सभी लोगों, मेंटर्स जितने भी साथी हम लोग थे, उनमें से 3-3 के वो बैग ग्रुप बने हुए थे। तो इन बीन बैग्स को हमको एक दूसरे को देना था, लेकिन वो अपनी टीम मेंबर को ही देना था। तो ये एक विशेषता थी इस गेम की। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से ये हुआ कि हम जीतने के लिए हमने इधर उधर, मतलब हम फेंक पाए। कभी ये हो रहा था कि कोई हमें बीन बैग ही नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर मुझे लगा कि हम लोगों में आपस में विश्वास की थोड़ी कमी है। तो मुझे अपने में लगा कि मेरा अपना प्रति भी ध्यानाकर्षण का, कि भाई ये अभी विश्वास की तो मुझे भी कमी है। तो ऐसा ही मैं अपने साथियों में भी देख पाई। अगर मेरे साथियों को भी ऐसा लगा हो तो मतलब मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो मैं आपसे माफी भी चाहती हूँ। तो मुझे अपने आप को लगा, तो मुझे लगता है कि मुझे इस क्षेत्र में अभी का बहुत काम करना होगा। क्योंकि और दूसरा एक था, जब हमको उठाकर एक टीम के 2 टीमें बनाई गई थी, उनमें से एक टीम के साथियों को हमें हर एक को दूसरी तरफ पहुंचाना था। तो वो कैसे पहुंचा जाए, उसमें भी मुझे लगता है कि हमारे अंदर विश्वास की थोड़ी कमी थी, क्योंकि हम जीतने के लिए खेल रहे थे। हम उस तरह से नहीं खेल रहे थे कि विश्वास के साथ खेलें और जीत हार को परे छोड़ दें। तो हम परे नहीं छोड़ पाए, हमको जीत हार वहां लगी। तो वहां पे मुझे लगा कि हम में अभी विश्वास की कमी है, इसको हमें अभी और देखना होगा, अपने में विश्वास को जगाना होगा पूरी तरह से। वात्सल्य मूल्य में मैं देख पाई कि कैसे योगेश भैया हमें हर समय पूछते रहते थे, जब भी उनको समय मिलता था, कि ट्रेनिंग कार्यक्रम कैसे चल रहा है, भोजन की व्यवस्था कैसी है, कि ये कोई समस्या तो नहीं है। तो वो फीडबैक हमसे लेते रहते थे। जब भी मौका मिलता था भैया हमारे सेशंस भी लेते थे, ताकि वो हम जान पाए कि हम लोग किस किस तरह से कर रहे हैं और क्या चीजें हमारे लिए हो रही है, और ये हमें कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। ये भैया ने हमारे साथ देखा, तो हमको लगा, मुझे लगता था कि पर्सनली कि इस गति, मतलब इसको कहेंगे कि भैया का हमेशा हमारे ऊपर ध्यान और ध्यान देते थे भैया हमें, हमारे ऊपर हमेशा। तो मेरा ये भी ध्यान आकर्षण हुआ कि जो भैया ये ध्यान देते थे, वो इनका वात्सल्य ही हमारे ऊपर था, कि कहीं हमें कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वो चिंतित रहते थे, या सजग रहते थे। ये कहूंगी, चिंतित तो नहीं कहूंगी, सजग रहते थे। उदारता मैं देख पाई कि जैसे हम पहले दिन ही मैं जब परडा पहुंची थी, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और जैसे ही मैं भैया के घर पहुंची, तो रेणु भाटिया दीदी ने मुझे आंवले के साथ जो होती है, आंवले के साथ कोई मेडिसिन, एक मतलब मेडिसिन जो कहेंगे कि घरेलू मेडिसिन होती है, वो दी मुझे। और एकदम से उन्होंने एक डब्बी निकाली और मुझे एक वो डब्बे दी। तो आज भी मैं उसको खाती हूँ तो मुझे रेणु दीदी की बहुत याद आती है, क्योंकि वो मेरे लिए काफी फायदेमंद मुझे लगी, कि मेरे को फायदा दे रही है वो। अजवाइन और आंवले की फंकी थी वो। तो उसको देखा तो दीदी की उदारता को देख के मुझे लगा कि भाई अगर मेरी माँ होती तो मेरी माँ भी ऐसी करती, कि मुझे अगर तकलीफ थी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ करती। तो दीदी ने ये किया, तो मैं ममता मूल्य उनमें देख पाई। इसी तरह से मैं
काकी जी में देख पाती थी भैया के लिए जैसे काकी जी का प्रेम और जो भी वो पोषण का उनका ध्यान रखती थी, वो काफी बार मैं देख पाई, क्योंकि सामने ही रहते थे तो आना जाना होता था, तो मैं देख पाती थी कि भैया को मूंगफली पसंद है, तो काकी जी मूंगफली भून के रख देती थी कि भैया को जब भी जरूरत पड़े वो खा ले। तो यहाँ पर और मैं वैसे देखती थी कि जब भी मैं भी जाती थी तो काकी जी हमेशा ये कहती थी कि आम है तो आम खा लो, या मूंगफली है तो वो खा लो। तो उनका ध्यान हमेशा हमारे पोषण पे रहता था। मैं अपने लिए कहूँगी तो उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जो हमारे मेंटर्स थे उनके साथ भी अगर सपना टीचर के साथ देखा जाए तो वो भी इसमें उनके साथ भी हमको ये लगा कि वो कितने प्यार से हमको सिखाती थी। जैसे कोई एक्टिविटी है या जो साथ में और मेंटर्स बहनें थी, वो भी अगर किसी साथी को हमारी बुनाई नहीं आती थी तो हाथ पकड़ कर भी सिखाती थी। और एक दिन उन्होंने एक एक्टिविटी तैयार की थी जिसमें मैंने अपने बात बताया था कि नंबर को काउंट करना था, और कोई एक टीचर विद्या दीदी जैसे मेरे साथी, जो उन्होंने आराम करने की बात भी कही। जो उनका एक और अ, एक दूसरी जो उन्होंने हमारे साथ जो शेयर किए थे वो थी बच्चे का कैसा जन्म होता है। मैं साइंस की स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे को भी यही लगता था कि बच्चा 9 महीने बाद जन्म लेता है, लेकिन वहां पता चला कि 1 महीना तो तैयारी में भी जाता है। तो इस तरह से देखा जाए कि वो मेरा जो पढ़ावा था उससे ज्यादा मुझे मिला है। तो उस सपना दीदी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि एक नई चीज हमारे साथ में आई। और एक और अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि एक दिन हमें मिट्टी दी गई थी, और उस मिट्टी से हमको जो भ्रूण था वो बनाना था। भ्रूण की विभिन्न अवस्थाएं जो थी वो बनानी थी, और जो लोग वहां थे वो देख ही पाए होंगे कि कितने अच्छी तरह से हम लोग वो बना पाए। और पूरा हमने एक बच्चे के जो जीवन चक्र होता है पैदा होने से पहले और पैदा होने तक, उतने का हमने चित्रण किया उस मिट्टी के द्वारा। तो ये भी एक बहुत अच्छी वो थी कि हम लोग मिलजुल कर एक ऐसा एम्ब्रियोलॉजी में जो एक बहुत टफ सा हमें दृश्य दिखाई देता है, वो हम उसमें उकेर पाए। सौहार्द्रता के लिए रूप में कहूँ तो हाँ, जितने भी सम्मान सौहार्द जो मूल्यांकन क्रियाकलाप में स्पष्टता जब अगर आती है तो उनके प्रति सम्मान होता ही है। तो ये सम्मान की अभिव्यक्ति मैं करूंगी जितने भी हमारे भाई बहन थे पटना में रहने वाले 6 परिवार, उनके प्रति, क्योंकि उनमें मैंने ये देखा कि वो श्रम भी करते हैं, व्यवहार में उनकी सहजता भी है, और उनके जो परिवार हैं उसके अतिरिक्त जो सहभागी बहनें थी उनमें सौम्यता मुझे झलकती थी और सरलता झलकती थी। उनके व्यक्तित्व को की श्रेष्ठता को मैं सहज ही स्वीकार कर पाती थी। तो ये इसलिए मैं उनके प्रति दूसरे के सहयोग का समान, जैसे दूसरों का सहयोग भी वो दीदी लोग बहुत करते थे। जैसे किचन में हैं तो किचन में अगर दीदी हैं तो वो वहां पे हम लोग भी करते थे कभी कभी। तो उस तरह से हम एक दूसरे के प्रति पूरक और उपयोगी भी बने रहे। तो इसमें भी मैं कहूंगी कि बहुत आनंद आया मुझे। और शिक्षा की व्यवस्था अगर हम कहें स्नेह के रूप में कहें तो जैसे स्कूल में हम बच्चे जाते हैं तो एक कंटेंट हमको मिला है जीवन विद्या का, जो कि एक बहुत ही एलेबोरेटेड है, जिसमें कोई चीज छूटती नहीं है, किसी चीज की अध्ययन ना हुआ हो ऐसा नहीं है, सभी सभी चीजों का व्यापक से लेकर एक छोटे कण का भी अध्ययन हुआ है। और अगर ये कहें कि कैसे विद्यालय तक पहुंच जाए तो उसके लिए ये होगा, ये है कि वो जो तकनीकी है वो रीडिंग ट्री वाली तकनीकी रह सकती है जो एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग है। तो अगर ऐसा होता है तो बच्चा जो है उसका घर विद्यालय हो जाएगा, और विद्यालय विद्यालय घर हो जाएगा, और घर विद्यालय हो जाएगा। तो एक ये ऐसी बात होगी जिसमें बच्चा जैसे आजकल बच्चों को बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो बच्चे इस प्रेशर से निजात पा पाएंगे, और स्नेह पूर्वक बच्चों को समझाया जा सकता है, एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस करवाया जा सकता है। उनके साथ अगर बच्चे के साथ स्नेह पूर्वक रहा जाएगा तो उनके साथ फिर कार्य भी कर सकते हैं। ये हमने वहां पे खुद भी देखा। हम इतने बड़े बड़े लोग थे जो कि जिनकी कहीं ना कहीं अड़चने होती है अपने व्यवहार को लेके कि भाई हम बहुत जानते हैं, बहुत
वो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सब लोग बहुत अच्छे से सीख सके, तो बच्चे तो आराम से बहुत अच्छे से सीखेंगे ही, अगर उनको कंटेंट भी बहुत अच्छा है और अगर उनकी टेक्निक भी बहुत अच्छी है। तो ये तो बच्चे इसके साथ स्वभावगत ही जुड़ पाएंगे, क्योंकि हर बच्चा खुश रहना ही चाहता है, हर मानव खुश रहना चाहता है। जब वो खुशी उनके साथ मिलती है और अपने 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 जब हमारे अनुभव होते हैं तो उससे हम खुश भी होते हैं। जब हम सफल होते हैं या नहीं होते तो फिर दूसरी बार करते हैं तो फिर वो एक और हो जाता है अनुभव, तो फिर हम उसके साथ बने रहते हैं। और ये भी हमारे लिए एक खुशी का कार्यक्रम हो जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पहली आई बहनों ने बहुत कुछ कंक्लूड कर ही दिया था, मेरे लिए तो कम ही बचा था, तो मैं जितना समझ पाई उतना मैंने आपके सामने व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं आप सबकी भी आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायी प्रस्तुति रही। इस ट्रेनिंग में आप कृतज्ञता मूल्य देख पाई और सरलता, ये शिष्ट मूल्य आप यहाँ देख पाई। और ये जो ट्रेनिंग है ये एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग था और अनुभव करने की चीज थी। तो कंटेंट जीवन विद्या का और मेथड्स रीडिंग ट्री के होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, तो हम सफल होंगे। यहाँ आपने श्रद्धा का भाव अनुभव किया, एक दूसरे में जो सहयोग यहाँ हुआ इसके तरफ भी आपका ध्यान आकर्षण हुआ, प्रेम भाव भी देख पाई। अपने खुद में विश्वास की कमी की तरफ आपका ध्यान आकर्षण गया, लेकिन विश्वास को जगाना पड़ेगा इसके ऊपर, और खुद में विश्वास को देखना पड़ेगा इसके ऊपर भी ध्यान गया। तो बहुत ही बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। धन्यवाद दीदी। अभी कल हमने योगेश भैया जी से जीवन मूल्य पर मार्गदर्शन और स्पष्टता पाई थी, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं योगेश भैया जी को आमंत्रित करती हूँ। योगेश भैया जी। नमस्ते दीदी, आवाज पहुंच रही है? जी भैया। नमस्कार। कल की जो हमारी चर्चा रही उसका कोई सारांश यदि रख पाए फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नमस्ते दीदी, मैं रख दूं दीदी? हाँ जी दीदी, सभी को जरूर, स्वागत नमस्ते। है आपका। रायपुर से मैं गौरी। भैया ने जो बातें कही कल, जहां हम लोगों का ध्यान गया, तो मैं पॉइंट में ही उसको नोट की थी कल। तो एक बात तो ये थी कि हमको प्रारब्ध शून्य करना है और दूसरों का प्रारब्ध संवारना है, ऐसा हम वो कर पाए कि उनका प्रारब्ध संवर पाए। दूसरी बात ये थी कि परमाणु एक व्यवस्था है, योग संयोग से 4 अवस्थाओं का प्रकटन हुआ है। मौलिकता को जब हम समझते हैं तभी यथार्थता समझ में आता है। फिर मध्यस्थ क्रिया को लेकर ये बात हुई कि इसका जो काम है, पहला काम है गठन को बनाए रखना, दूसरा काम है आवेशों से मुक्त रखना, और तीसरा काम है न्याय धर्म सत्य की ओर अपेक्षाओं को पहचान पाना। और जब ऐसा कर पाते हैं तो फिर आत्मानुगामी विधि से जो शक्तियों का अंतर्नियोजन हो पाता है। फिर इसमें जब आगे बढ़े तो इसमें योगाभ्यास की बात हुई, तीनों तरह के जो अभ्यास होते हैं, और इसमें मेन फिर हाईलाइट किया गया जो ज्ञान है, कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी ज्ञान को लेकर। तो कालवादी ज्ञान में ये बात आई कि अभी हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो फिर उसी को ही काल मान लेते हैं और उस अनुरूप ही हमारा सारा कार्यक्रम होता है। फिर आगे एक बात ये हुई कि वृद्धावस्था में जब हम देखते हैं तो हम मनोगति से शरीर की गति बढ़ाते हैं और या बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो इसी के कारण फिर हमको थकान होती है। और फिर आगे इसमें ये हुआ कि जीवनी शक्ति का हमको अंतर्नियोजन करना है, और जब हम अंतर्नियोजन नहीं कर पाते हैं तभी फिर हम क्षुब्ध होते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि अभी पेरेंट्स, जो कि परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है, और यदि हमारे अंदर ये क्षुब्धता रहती है, अधीरता रहती है, तो हम बच्चों को भी यही चीज दे पाते हैं फिर, क्योंकि जो हमारे पास होता है वही बढ़ता है। तो क्षुब्ध और अधीर माता पिता
बच्चों में यही चीज बांटेंगे और क्या बांटेंगे। तो एक बात यहाँ भी ध्यान गया। और इसमें एक बात ये भी हुई कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा, यदि हम परिवार में वैसा वातावरण हो पाए, हम वैसा जी पाए, प्रामाणिकता के अनुरूप हमारा आचरण हो पाता है, तो फिर वो बच्चों में संस्कारों का रोपण हो पाता है। तो इसमें देखा कि चाहे पेरेंट्स हो, क्योंकि अभिभावक और शिक्षक दोनों का आचरण ही बच्चों में प्रतिबिंबित होता है। तो यदि हम, जैसे अभी ये प्रस्तुतियां हुई सभी बहनों की, और उसमें 3 ही बातों पे बात हुआ कि एक तो लय वाली बात है, मतलब रिदम है, रिवरेंस है, और रिपीटेशन। तो ये लय और ताल वाली जो बात है, यदि ये हम में होती है, मतलब हम में मतलब अभिभावक में और शिक्षकों में, तो वो धीरता हमारे अंदर होती है और वो ही फिर बच्चों में प्रतिबिंबित होती है। और एक बात ये आई कि ये जो 3 ज्ञान की जब बात हुई, तो जो ज्ञान सुखी होने का जो विज्ञान है, यदि कालवादी, क्रियावादी और निर्णयवादी ज्ञान हमारे पास होता है, तो फिर हम उस अनुरूप जी पाते हैं, और इस अनुसार फिर मन व वृत्ति में मित्रता होती है, तो सुख भासता है। यानी अब हम आत्मानुगामी हो गए, तो मन वृत्ति के अनुसार वृत्ति, चित्त के अनुसार चित्त, बुद्धि के अनुसार, इस तरह से ये जो मित्रताएं बनती है, तो उसी से फिर सुख भासता है। और जब शक्ति का अंतर्नियोजन होता है इन चेतना विकास सार रूप में देखें, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा के द्वारा ये तीनों ज्ञान, कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान हो पाता है। तो यहाँ एक प्रमाण काल की भी बात आई थी। तो यदि हम ऐसा जी पाते हैं, तो इसमें फिर जी पाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम व्यवस्था को समझ पा रहे हैं और व्यवस्था में जी पा रहे हैं। तो फिर आशा का प्रत्यावर्तन होता है व्यवस्था के दबाव के कारण। तो ये, और ये कैसे होगा, ये मैं देखी तो जब हम जिम्मेदारी ले पाते हैं, जब भी ऐसे कुछ अवसर हमको उपलब्ध होते हैं, तो ये इसमें जिम्मेदारी लेने से, व्यवस्था में भागीदारी करने से हमारे अंदर फिर वो व्यवस्था का दबाव बनता है और हमारी अग्रिम गति उसमें बनती है, और फिर इस अनुसार वो फिर आशा का प्रत्यावर्तन, मन का वृत्ति में जब होता है, तो आशा का प्रत्यावर्तन होता है, और इस तरह से आगे वो आत्मानुगामी विधि से आगे बढ़कर हमारी प्रवृत्तियों में परिमार्जन हो सकता है। तो यही समझ में आए कि जिम्मेदारी लेना है, व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में भागीदारी करना है, तो ये चीजें हो पाएगी। जी दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। दीदी मैं भी बोलना चाहती हूँ। जी दीदी, रख सकती हैं। धन्यवाद। ठीक, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसे भैया जी ने कल कहा था कि सुख के बारे में थोड़ा देखना, तो मैंने कोशिश की है कि जो भैया जी ने बताया उसे मैं कोशिश करती हूँ। तो आदरणीय बाबा जी को शत शत नमन, योगेश भैया जी को सादर प्रणाम व कृतज्ञता। आपका भी धन्यवाद दीदी, और सभी भाई बहनों को अमृत वेला की नमस्ते। तो भैया जी ने कल सुख के बारे में बताया था, और काफी समय से मूल्यों पर चर्चा हो रही है। और तो मानव सुख धर्मी है, समाधान का प्रयोजन सुख है, समाधान समृद्धि का प्रयोजन सुख शांति है, समाधान समृद्धि अभय का प्रयोजन सुख शांति संतोष है, समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व का प्रयोजन सुख शांति संतोष आनंद है। मनाकार को साकार करने वाला वह मन स्वस्थता का आशावादी है। मानव ज्ञानावस्था की इकाई है। मानव शरीर व जीवन का संयुक्त साकार रूप है। मानव बौद्धिक समाधान व भौतिक समृद्धि संपन्न होना चाहता है। तो भैया जी काफी समय से मूल्यों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर समाधान के रूप में हमें दे भी रहे हैं। तो जो मूल्यों की बात इतनी विस्तार से भैया जी बता रहे हैं, तो उसमें मूल्य 4 हैं, जीवन मूल्य 4 हैं, सुख शांति संतोष आनंद। और अभी सुख की चर्चा हो रही थी, और सुख के बारे में भैया जी चर्चा कर रहे थे
और मानव मूल्य 6 हैं: धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। ये भैया जी ने हमें काफी विस्तार से बताया। और इसमें स्थापित मूल्य 9 है और शिष्ट मूल्य 9 है। स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी, जैसे कृतज्ञता, सौम्यता, गौरव, सरलता, श्रद्धा, पूज्यता, प्रेम, अनन्यता, विश्वास, सौजन्यता, वात्सल्य, सहजता, ममता, उदारता, सम्मान, सौहार्दता, स्नेह, निष्ठा। और वस्तु मूल्य 2 है: उपयोगिता और कला मूल्य। तो अब जैसे कल भैया जी बता रहे थे कि सुख भासता, सुख क्या है, तो इसमें इन सभी चीजों को जब हम समझ रहे हैं, मूल्यों को समझ रहे हैं, तो इसमें ये बताया कि सभी संबंधों का निर्वाह ही व्यवस्था है, हर विचार सूचना का आधार है, मानव लक्ष्य की सफलता जीवन लक्ष्य की सफलता है। सफलता का तात्पर्य जागृति व जागृति का प्रमाण ही है। सर्वशुभ मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य सूत्रों की व्याख्या है। जीवन लक्ष्य सार्थक होने के प्रमाण में मानव लक्ष्य प्रमाणित होना आवश्यक है। मानव लक्ष्य के प्रमाणित होते ही जीवन लक्ष्य सफल होता है। यही सर्वशुभ परंपरा है। जागृत मानव परंपरा में ही सुख, शांति, संतोष, आनंद रूपी जीवन लक्ष्य और समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व प्रमाण ही मानव का वर्चस्व है। मन स्वस्थता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से ही जागृति अवश्यम भावी होता है। सुदूर विगत से ही मानव जीवन में मौलिक रूप से सुरक्षित सुखी होने की अपेक्षा बनी रही। इसलिए मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद को अपनाना निश्चित हो गया। इससे सफलता सुनिश्चित है। मानव को सदा से सुरक्षित व सुखी रहने की कामना है। स्वधर्म विधि से सभी विधाओं में से के लिए मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व का प्रमाण है। यही सुख, शांति, संतोष, आनंद, संपन्नता है। यही स्वधर्म है। सुख का प्रयोजन अनुभव, सहज प्रमाण बोध, संकल्प, साक्षात्कार, चित्रण व तुलन, विश्लेषण, अभिव्यक्ति और संप्रेषण, प्रकाशन है। समाधान बराबर सुख है। सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, अखंड समाज में भागीदारी, परिवार में भागीदारी, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, व्यक्तित्व व प्रतिभा में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी होने से ही सुख और स्फूर्ति प्रदान होती है। और यहाँ ये भी समझ आया कि सुख अगर मिलेगा मतलब हम समाधानित होंगे, सुखी होंगे, तो स्फूर्ति भी मिलेगी। जीवन सहज तथ्यों व सह अस्तित्व सहज तथ्यों को स्पष्ट कर देना ही अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्त होने से मानव सुखी होता है। जीवन में कार्यरत मन में ही सुख और स्फूर्ति की गवाही अथवा प्रमाण संप्रेषित होता है। सुख न्याय के प्रति निष्ठा, समाधान, सुख बराबर विवेक सम्मत विज्ञान, विवेक विज्ञान सम्मत रूपी पूर्ण विचार शैली बराबर समाधान। जीवन जागृति संपन्न प्रत्येक मनुष्य में आशा, विचार, इच्छा, जितंबरा और प्रामाणिकता, सहज क्रियाकलाप स्पष्ट हैं। रुचियों में सुख भासता है। फलस्वरूप उसकी निरंतरता की आशा, आवश्यकता का उदय होता है। सुख की निरंतरता के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करना स्पष्ट है। जैसे प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कार्य को सुख की अपेक्षा में करता है। इसका प्रमाण स्पष्ट है कि सभी प्रकार की आशाएं सुखापेक्षा में है। मानव कुल के निरीक्षण परीक्षण से पता चलता है कि सुख और उसकी निरंतरता संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन पूर्वक उभय तृप्ति के रूप में प्रभावित होता है। यह क्रिया निरंतर अनुभव से अनुभव के लिए स्रोत है। यहाँ ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि जो ये क्रिया है ये निरंतर अनुभव से अनुभव के लिए स्रोत है, तो यह शुभ है। जीवन में अविभाज्य रूप से कार्यरत मन की प्रवर्तन क्रिया का नाम आशा है, जो मूलक प्रणाली के रूप में सुखद संभावना है। चैतन्य परमाणु में कार्यरत चतुर्थ परिवेशीय अंशों की मान्यता पर आधारित क्रिया का नाम मन है।
मानव जीवन व जीवन जागृति में समानता, समता व सह अस्तित्व की पहचान व निर्वाह सुख है। यह अभ्यास सिद्ध प्रमाण है। मनुष्य जागृति पूर्वक ही स्वभाव गति को प्रकाशित प्रमाणित करता है। इसलिए सुख स्फूर्ति की सफलता मानव की जागृति पर निर्भर है। तो ये मुझे समझ में आया कि सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो जैसे भैया जी इतने समय से हमें मूल्यों पर बात चर्चा कर रहे हैं, तो जब अगर हम उन संबंधों को समझेंगे और उनमें हमारी जितनी स्पष्टता होती जाएगी और जितनी हम जिम्मेवारी ले पाएंगे और विश्वास पूर्वक जी पाएंगे, उतना सुख का हमें आभास होता जाएगा। तो भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। आपका धन्यवाद भैया जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद गीता दीदी और सुमन दीदी, और जितने भी प्रस्तुतियां अभी तक होती आई हैं, उन सभी प्रस्तुतियों को बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी दीदी ने भी कल का कुछ सारांश रखा, और ये जो अभ्यास है, जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की रोशनी में हमने प्रारंभ किए, और उसमें सबसे पहली एक आवश्यकता महसूस हुई, जिसको हम सामान्य भाषा में प्रशिक्षण कहते हैं, कि छोटे बच्चों को या शिशु अवस्था के मानव को हम कैसा व्यवहार उनके सम्मुख प्रस्तुत करें, जिससे उनमें शिशु अवस्था से ही संस्कार पहुंचना प्रारंभ हो। और जैसा अभी हमारा प्रारब्ध समझ में आ रहा है, वैसा शिशु अवस्था के मानवों का प्रारब्ध हम कैसे शून्य कर सकते हैं। संस्कार पूर्ण होना ही प्रारब्ध शून्य होना है। और ऐसे आज के शिशु अवस्था के मानव कल के समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार और भागीदार बालक होंगे, कल के अभिभावक होंगे। इस प्रकार पीढ़ी से पीढ़ी हम कैसे संस्कार की ये श्रृंखला एक परंपरा के रूप में बनाए रखें, यही हम सबका अभ्यास चल रहा है। तो मेरा ये सभी से निवेदन भी है कि हमने इस 10 वर्ष की जो एक छोटा सा प्रयास किया है, और ये जो व्यवहार का शिक्षण अभी हम ले रहे, यही फिर आगे 10 वर्ष तक वर्ष में 2 बार हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो अभी जैसे कई बहनें यहाँ पर आई और रोशन किया, इस वास्तविकता को रोशन किया कि शिशु अवस्था के मानव को हम कैसे समझ सकते हैं, और उनको कल के लिए हम कैसे एक जिम्मेदार परिवार की इकाई के रूप में, परिवार सदस्य के रूप में हम कैसे उनका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, कैसे उनके साथ एक संगीतमयता स्थापित करते हुए, और जो जीवन में जो आशय है, इन आशयों को कैसे पहुंचाकर उनमें भी ये विज्ञान जो जीवन को, यानी अपने आप को पहचान कर और इस पूरे यूनिवर्स को पहचानने की जो क्षमता मानव होने के रूप में उनमें है, तो उनमें भी जीवन मूल्य और मानव लक्ष्य कैसे पहुंचे, ये एक सुंदर अभ्यास पिछले
गर्मियों में ये प्रस्तुत हुआ और जितनी भी बहनें उसमें आई, मैं एक बात तो ये बाहर से ही बता सकता हूँ सभी के लिए, जो लोग नहीं आ पाए थे उनके लिए, कि किस प्रकार से एक एकाग्रता के साथ ये सभी बहनें समझने में और सीखने में केंद्रित रहीं। ये मुझे लगता है इस शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला का जो सभी को स्वीकार हुआ और सभी को छू गया, वो यही बिंदु था कि डॉट कंसंट्रेशन और उस एकाग्रता के साथ वही गुरुमूल्य हुआ था, और फिर जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं लघु मूल्य हो गई। इसी प्रकार जब हम समझने सीखने में, जब हम स्वयं उसमें समझने सीखने के लिए काम करते हैं, तो जो स्वयं की मौलिकता है वही प्रकट होती है, और उसी को हम, जो हमारा एकाग्रता, लय और सब कुछ रहते हुए भी, यहाँ परिवार भी थे और 60-70 लोगों का जमावड़ा कोई कम होता नहीं, और कितनी सारी बातें, कितनी सारी शेयरिंग। एक व्यक्ति अगर हम अपने आप को देखें तो कितना बड़ा हमारे में ही एक विस्तार रहता है, परंतु ये सबको समेटते हुए हर एक जन अपनी अपनी परिस्थिति में तो रहा ही होगा, पर इन सभी परिस्थितियों को समेटते हुए कैसे उसमें एक लक्ष्य में केंद्रित होकर जब हम काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो हम हैं, हम जीवन हैं, तो जीवन स्वरूप में जो मौलिक है हमारे में वही प्रकट होता है। और ऐसे एक सुखद तरंगें उस समय पैदा हो रही थी, ऐसे विचार उस समय पैदा हो रहे थे, और इन सभी विचारों से एक वातावरण जैसा प्रभावित हुआ, और वही है कि उनकी स्मृतियां और अभ्यास अभी हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से सुन रहे हैं। तो हमारे होने की जो मौलिकता है, ये इस प्रकार के व्यवहार शिक्षा में सहज रूप में समझ में आती है। तो ये तो 3 वर्ष का है, और आगे आने वाला सत्र और प्लान हो रहा है, तो उसमें भी ऐसा भी सोचा गया है कि जिन भगिनियों ने उसको नहीं किया है उनके लिए भी शायद कुछ सत्र अरेंज होगा। तो जो लोग भी उसमें भाग नहीं ले पाए थे, वो लोग भी अभी मन बनाकर, और ये जो 3 वर्ष का एक छोटा सा पाठ्यक्रम है, विशेष करके प्रौढ़ावस्था की स्थिति में, इसको मुझको लगता है हमको पूरा करना होगा। और उसी के साथ हमारा शुभारंभ होगा कि हम उसके बाद, जैसे ये 0 to 7 था, फिर हम आगे 7 से और 13 वर्ष तक, यानी 8वीं तक हम कुछ प्लान कर पाएंगे, और फिर 13 से 18 वर्ष तक और 18 से 21 वर्ष तक का मुझको लगता है हम एक योजना बनाएंगे, ताकि 10 वर्ष में हम मध्यस्थ दर्शन की तात्विक चर्चा के साथ साथ हम ये जो व्यावहारिक अभ्यास है, इन अभ्यासों को भी कम से कम वर्ष में 2 बार इन अभ्यासों के साथ चलकर KG to PG एक पाठ्यक्रम हम लोग विकसित कर सके। अगर मैं आपको देश का सिनेरियो जो छोटा मोटा मेरे ध्यान में आया ये बताऊं, तो बाल्यावस्था या शिशुअवस्था तक काफी काम हुआ है, और प्राइमरी तक भी थोड़ा सा काम है, यानी 5th स्टैंडर्ड तक, यानी 10-11 वर्ष तक। लेकिन 12 वर्ष से आगे बहुत काम नहीं है, और दुनिया हम सब की ओर, यानी मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जो अध्ययन कर रहे हैं उन सब की ओर दुनिया की आशा लगी हुई है। क्योंकि 6वीं से आगे हम सब, हमारे घरों में हमने देखा है कि जैसा पढ़ाई का दबाव शुरू होता है, वैसे वैसे
बच्चे पढ़ाई के दबाव में दबते चले जाते हैं और धीरे धीरे स्वयं से दूर होने का उनका एक दूर होने का ही अभ्यास शुरू हो जाता है। और फिर आगे ग्रेजुएशन के बाद युवाओं की स्थिति आज हम सबके सामने है ही। इस प्रकार से जीवन मूल्यों की ओर ध्यान छूट जाने से पुनः उनको प्रौढ़ावस्था में आने के बाद वो जब संघर्ष झेले नहीं जाएंगे, फिर वे कहीं किसी शिविर में, और अगर ऐसा अवसर मिला तो मिला, अन्यथा ऐसा बहुत कम लगता है कि एक बार गृहस्थी में आने के बाद उन दबावों से निकलते हुए 8 दिन भी निकालना मुश्किल ऐसा लगता है। मुझे लगा कि हम 6वीं से आगे 12वीं तक पाठ्यक्रम विकसित करने की ये जो हमारी फाउंडेशन अभी हो रही है अभ्यासों की, और तात्विक फाउंडेशन हमारी पिछले 10-15 साल से चल ही रही है। विशेष करके 2010 से लेकर जहां पर हम आप लोग छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली और देश के और अन्य जगहों पर शिक्षा संस्थानों में हम लोग काम कर पाने में सफल हो गए, गुजरात भी उसमें शामिल है। तो ये अवसर का लाभ लेते हुए और हम 6वीं से 12वीं तक यदि इस प्रकार के अभ्यास और इन अभ्यासों को तैयार करने में हमारा एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो जीते जी हम कैसे विद्यार्थियों में जीवन मूल्य विकसित हो सकता है और मानव मूल्य कैसे विकसित हो सकता है, मानव लक्ष्य कैसे बच्चे समझ सकते हैं और जीवन मूल्य को कैसे पा सकते हैं, ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी को सुख, शांति, संतोष, आनंद का अनुभव कैसे आए, इसके लिए ये जो विज्ञान है जो शिक्षा के माध्यम से तैयार होगा, इस विज्ञान को हम तैयार करने में अपना तन, मन, धन और समर्पित करेंगे। ऐसा एक छोटा सा प्रस्ताव आज की मंगल बेला में सबके सम्मुख रखने का मेरा मन हुआ। तो जो दूसरी कड़ी इस प्रशिक्षण की शुरू हो रही है, तो उसमें भी इसी प्रकार का प्रतिसाद मिलेगा और उससे और उन्नत वातावरण हम तैयार करते हुए और जीवन मूल्यों के प्रकटन में हम अब स्वयं सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा हमको दिखाई देगा। क्योंकि ये अभी हम सबको स्वीकार हो गया होगा कि मूल्यों की चर्चा में आज का इस सप्ताह का ये आखिरी दिन है और आने वाले सप्ताह में मैं अपनी ओर से मूल्यों की चर्चाओं को पूरा करने वाला हूँ। उसके बाद हम प्रत्येक पुस्तक का परिचय लेंगे और मुझको आशा है कि ये जो प्रदीर्घ चर्चा हमारी 30 मूल्यों को लेकर हुई, जैसा कि आप सबकी अपेक्षा थी कि उस पर मैं कुछ प्रस्तुति रखूं, तो मुझको लग रहा है कि ये प्रस्तुति इतनी पूरी पर्याप्त है। आगे सप्ताह में मैं इसको पूरा करूंगा और ये जो एक प्रदीर्घ हमारी चर्चा हुई, उस चर्चा की रोशनी में जैसे अभी गीता दीदी ने रखा, ऐसे ही 30 मूल्यों को हम बार बार अपने सारांश में यदि लेने की कोशिश करेंगे, तो मूल्यों के साथ अब हम वो जो भाव है, उन भावों के साथ लक्ष्य को समझने के अर्थ में आने वाले अगस्त महीने में हम प्रत्येक पुस्तक में क्या कहा गया है उसकी भी एक श्रृंखला शुरू करेंगे। और साथ में एक प्रस्ताव और आया है कि हम जैसे अभी मानव मूल्य को समझे, वैसे ही जो प्रकृति है, प्रकृति की जो मौलिकता है, विशेष करके पानी, इस मुद्दे पर
देश भर में जो काम हुआ है पानी के संरक्षण के लिए, पानी के संवर्धन के लिए, तो हमारे मित्र अभी एक संपर्क में आए थे, डॉक्टर धर्मेंद्र जी। उन्होंने कुछ वीडियो, तरुण भारत संघ नाम से एक संस्था है राजस्थान के अलवर जिले में, हमारे शुरुआती दिनों में हम सभी, मैं श्रीमती जी सहित 8-9 लोग तरुण भारत संघ के अलवर कार्यालय में 15 दिन पूरा राजस्थान में जहां जहां उनका काम हुआ है 15 दिन हम लोगों ने प्रत्यक्ष वो कार्यक्रम देखा। और राजेंद्र सिंह उनका नाम है। तो कैसे उन्होंने रिवाइव किया, कैसे जन सहभाग से और लोगों को मोटिवेट करके, क्योंकि आने वाले समय में पानी की जिस प्रकार से कठिनाई सामना करना पड़ सकता है, ये इस बार की गर्मी में तो सबने अनुभव किया ही था। तो वाटर कंजर्वेशन पर लेकर हम अपनी स्किल्स को, कुशलताओं को विकसित करते हुए ये जो काम हुआ है, जिसमें लैंड, वाटर और एयर, तो सॉइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन ये नए मुद्दे हो सकते हैं हम आपके लिए, परंतु शिक्षा में ये अनिवार्य रूप में आना आवश्यक है। तो ऐसे एक 15-20 मिनट की प्रस्तुति ये भी सोची जा रही है, जिससे कि हम प्रकृति की जो अमूल्य वस्तुएं हैं जो सरफेस पर है उसको भी हम समझ पाए, और साथ में इन पुस्तकों का, जो 13 पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों का परिचय हम लेते चलेंगे। और रात्रिकालीन गोष्ठी में जैसा कि हमारा पठन चल रहा है वैसे पठन क्रम को हम बनाए रखेंगे। तो आने वाले अगस्त में ये कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ ही मनन गोष्ठी जो 10 वर्षीय पठन के लिए सोचा गया था, ऐसा मनन गोष्ठी भी नवंबर में नियोजित हो रहा है। उसकी तारीख अभी जया दीदी अगर अभी सुन रहे हैं तो वो रखेंगे उसके बारे में। तो अभी शुरुआत में हम 4 दिन की मनन गोष्ठी का नियोजन कर रहे हैं, और गर्मी के दिनों में इसको 10 दिन के लिए सोच रहे, आने वाली गर्मी के दिनों में। तो ये जो प्रशिक्षण है, और प्रशिक्षण जो होगा वो अभ्यास के रूप में होगा, और मनन गोष्ठी भी अभ्यास के रूप में होगा, परंतु ये थोड़े गहरे अभ्यास होंगे। तो नवंबर के महीने में भी आप आने का मन बना सकते हैं। तारीखों के लिए मैं जया जी दीदी भैया। से करूंगा कि वे थोड़ा सा विस्तार से इस मुद्दे पर बताएं। जी भैया, सभी को नमस्ते। चंद्रशेखर भैया भैया का को भी नमस्ते। नमस्ते। आप तो खुश होंगे कि हम प्रातःकालीन अपनी गोष्ठियों में हम करें, और आप भी उसमें हमारा मार्गदर्शन करें जब वो वीडियो चलेंगे, तो ऐसा आपसे निवेदन है। खूब बढ़िया, आगे जय दीदी। जी, धन्यवाद भैया। सभी को नमस्ते। योगेश भैया को प्रणाम। जैसे हमारे 10 वर्षीय पठन सत्र के मीटिंग में तय हुआ है, वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहले ही साल में 2 बार मिलने का हमने ऑफलाइन मिलने का डिसाइड किया था। उसमें एक बार मनन गोष्ठी के माध्यम से हम मिलेंगे 6 महीने के बाद, और फिर अनुभव शिविर के माध्यम से फिर मई महीने में मिलेंगे। तो मनन गोष्ठी के लिए नवंबर में हम 6 महीने हमारे इस सत्र को शुरुआत होके पूरे होते हैं, तो उसकी जो डेट है वो दिवाली वैकेशन में 3, 4, 5 और 6 नवंबर है। यहाँ दिवाली की छुट्टियां रहती है महाराष्ट्र के सभी टीचर्स को, तो ये डेट सुटेबल रहेगी। और फिर 7 तारीख को अगर हम वार्षिक सम्मेलन आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वहाँ 8, 9, 10 तारीख को वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये लगातार रखने का यही उद्देश्य है कि यहाँ से हम वहाँ भी जा सकते हैं।
और छुट्टियों का हमारा सदुपयोग हो सकता है। तो इस मनन गोष्ठी के लिए श्री राम भैया और सुवर्णा दीदी को हम एक बार पूछेंगे, दोनों में से जिनका अवेलेबल होगी, उपलब्धि होगी, वो वहाँ मनन गोष्ठी के लिए हमारे साथ रहेंगे। इस मनन गोष्ठी में हम 3 ज्ञान के ऊपर प्रकाश डालेंगे: जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो सभी से निवेदन है कि 3, 4, 5, 6 नवंबर ये जो डेट है, इसके लिए सारे अध्ययनार्थी अपना रिजर्वेशन कर लिए और ग्राम परडा में आने का प्रयास करें। आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। धन्यवाद दीदी। तो आज का हम सत्र यहीं पूरा करते हैं और शेष जो मूल्य हैं उनको हम अंतिम सप्ताह मेरी प्रस्तुति का रहेगा, उसमें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। खूब खूब शुभकामनाएं और इस प्रेरणामयी उपस्थिति के लिए। और आज की जो प्रस्तुतियां हुई, सुमन दीदी, गीता दीदी और गौरी दीदी, आप तीनों को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर, नमस्कार। नमस्ते, सभी को नमस्ते। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।